ओके, तो अब होपफुली रिकॉर्ड होगा सेशन। चलो ओके, तो वो लोग हाथ उठा लीजिए जिनको पॉलिटी अच्छे से आती है। तो एक बार देख लेते हैं, हाथ उठाना है जिसको पॉलिटी आती है अच्छे से। चलो 12-13 लोगों को आती है। हम फिलहाल करेंगे क्या, एक बार प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ले लूँगी, लेकिन अभी म्यूट कर लीजिए। हम करेंगे क्या, हम पॉलिटी को आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा निपटाने की। कहाँ तक? डीपीएसपी वाले पार्ट तक। सारी चीज़ें जो प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है, उन सब का रिविजन करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यूपीएससी की तरह क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। हमें यूपी पीसीएस को फोकस में रखकर जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने भी पीवाईक्यूज किए होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा। कोई मुझे ऐसा लग नहीं रहा है जो एकदम ही नया हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी डेट पहले 27 अक्टूबर थी, तो उस हिसाब से सभी ने प्रिपरेशन तो करी हो, भले ही कॉन्फिडेंस हो या ना हो, राइट। चलो, तो क्वेश्चंस हम शुरू करें उससे पहले आपको करना क्या है, आप एक नोटबुक लेकर अपने पास रख सकते हैं। 2 सेकंड का मैं टाइम दे रही हूँ, जो ना लेकर बैठा हो वो रखें। जो चीज़ें आपको आती हैं आपको नहीं लिखनी है, जो चीज़ें आप जहाँ पर भूल रहे हो उनको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बार बार रिवाइज करना आसान रहेगा। ये नहीं कि आप सुन नहीं रहे हैं, आप सिर्फ लिखते जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, राइट। चलो, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। कोई बच्चा अपनी तरफ से वॉलंटियर करेगा कि वो आंसर देना चाहता है जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं, सब चीज़ें नहीं आ सकती, भूलता है इंसान, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं सबसे क्वेश्चन पूछूँ, राइट। इन केस आप मिस हो जाते हैं तो आपको खुद प्रोएक्टिव होकर बताना पड़ेगा कि मुझसे पूछो, ठीक है। चलो ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपना साउंड ऑन नहीं कर सकता है तो वो टाइप कर कर आंसर दे सकता है जब मैं पूछूं, अदरवाइज अनम्यूट कर कर आंसर दीजिएगा, ठीक है, खुलकर बताइएगा। चलो, तनु हुडा से शुरू करते हैं, तनु ने बोला है तो उससे शुरू करते हैं। चलो ठीक है, तो तनु मुझे ये बताओ 1773 में कौन सा एक्ट आया था? Ma'am, please repeat the question again. 1773 यानी कि 1773 में कौन सा एक्ट आया था? Regulating Act 1773. रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब मुझे रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस बता सकते हो, क्या क्या प्रावधान थे? मेजर Ma'am, मेजर। first of all, Supreme Court, कहाँ पर बना था सुप्रीम कोर्ट? Kolkata, ओके, and Court of Directors, ओके, और and Governor General. गवर्नर Governor of Bengal turned into Governor General. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ऑफ बंगाल? Bengal. पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला क्या पॉइंट था? That Court of Directors, हिंदी में बता दो a ताकि new अगर कोई body, बच्चा हिंदी मीडियम का है तो उसको भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। a new body is formed known as Court of Directors, which will administer political and administrative functions. अच्छा, मुझे ये बताओ जो गवर्नर जनरल की काउंसिल फॉर्म हुई थी उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे? Ma'am, this I don't know. ओके, ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसके बाद कौन सा एक्ट आया था जो मेजर एक्ट था? Charter Act 1813. ओके, ओके, मुझे ये बताओ प्राइवेट ट्रेड प्रैक्टिसेस जो थी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, जो लोग थे, उनको रोक लगा दी गई थी, वो किस एक्ट से लगाई गई थी कि वो प्राइवेट ट्रेड ना करें? उससे नुकसान हो रहा था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कोई बात नहीं, चलो प्रिया झा आप बताओगे? यस मैम। देखो, एक चीज़ है कि सब लोग अनम्यूट वाले बटन पर बिल्कुल हाथ रखना, जैसे मैं पूछूं वैसे बता देना, ठीक है। यस प्रिया बताओ। जी,
प्रिया शुरुआत से बताइए कि 1773 के एक्ट में हुआ क्या क्या था। मैम रेगुलेटिंग एक्ट था, तो रेगुलेट मतलब उसने कंपनी को रेगुलेट किया। ठीक है। तो उसमें निजी उपहार लेना प्रतिबंध था, व्यापार पे प्रतिबंध था, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ कोलकाता में। ठीक है। इसके एलिजाइम पे फर्स्ट वो थे ठीक जज, है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बने थे, और ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था 1+4। 4 मेंबर्स के नाम नहीं पता, मुझे याद नहीं। ठीक है, चलो 4 मेंबर्स जो थे उनका कोई नाम बताएगा। मैम 2 नाम मुझे भी याद आ रहे, एक मालसेन करके थे और एक ग्वेल्सन ऐसे करके थे। 2 नाम अभी याद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मालविका आप बताओगे। मैम मैंने याद नहीं करा आज तक कि मालविका ये डिस्कशन हमारा हो चुका है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ये वाला पॉलिटी तो हम कर चुके हैं ना। मैम रेगुलेटिंग मैम आपने शायद पहले नहीं पूछा था ये वाला क्वेश्चन मैम, इसलिए मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था ऐसा भी कुछ था मैम याद करना है। चलो कोई बात नहीं, ये बताएंगे मुझे हिमांशु। हिमांशु बताओ क्या आंसर होगा इसका। हिमांशु बताओगे। चलो जिसको आंसर्स पता है एक बार हाथ उठाते रहना। अजीत आप बताएंगी आप। ओके हिमांशु कोई बात नहीं। अजीत आप बताओगे। हाथ उठाया है ना। चलिए प्रभात आप बताएंगे। मैम रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन एंड जॉन हाइडी। किसकी बात बता रहे हैं आप, कौन थे ये। मैम ये 3 जजेस थे along with the एलिजाम पे। ओके क्वेश्चन लेकिन था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके सदस्य पूछ रही थी मैं, उसके मेंबर्स। मैम एक थे फिलिप फ्रांसिस, एक थे जॉन क्लेवरिंग, एक जॉर्ज मॉनसन और एक रिचर्ड बारवेल। गुड गुड। चलो सोमेश बताओ जरा कौन कौन था। सोमेश सारे प्रोविजंस जल्दी से बता डालो 2 मिनट में। 1773 के एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस थे। मैम 1773 में आई थिंक प्रोविजंस तो अभी प्रिया ने शायद बता दिए थे, और आप जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स के फिर से बता दो जल्दी से। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट थी, जिसमें फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल बना। ओके एंड गवर्नर जनरल कहाँ का बना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड आई थिंक लॉर्ड नॉर्थ की कमेटी थी, इसकी रिकमेंडेशन Good. पे आई रही। ठीक है। ओके एंड इसके अलावा फर्स्ट वो था जिसमें ना ब्रिटिश का एक तरह से कंट्रोल, मतलब ब्रिटिश एम्पायर का ना कंट्रोल कंपनी के ऊपर हुआ। दिस इज द फर्स्ट एक्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा एस्टेब्लिश हुआ बिकॉज रेगुलेटिंग एक्ट से आया। एंड अदर देन दैट यस, सो मतलब सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। एंड जो कमेटी थी जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसके 5 मेंबर्स थे। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या अभी। जो कौन मेंबर्स थे, मेंबर्स बता दो जरा। गवर्नर जनरल काउंसिल के जो काउंसिल उसके मेंबर थे लेफ्टिनेंट जनरल क्लेवरिंग, मॉनसन, बोरवेल, फ्रांसिस। यस ठीक है। देखो जब भी हम ये प्रोविजंस वगैरह लर्न करते हैं, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो लर्न है, ठीक है, आप लोगों को भी शायद लर्न हो। जो भी बच्चा कंफ्यूज होता है उसको याद रखना है कि हम हर चीज़ को सीक्वेंस में लर्न करते हैं। लर्न करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो सीक्वेंस है। अगर रैंडम लर्न करोगे तो थोड़े टाइम लर्न रहेगा, फिर भूल जाओगे। ठीक है, जैसे ये हैं, पूरे नाम हमको लर्न नहीं करने हैं, क्योंकि मेंस में हमको इनके पूरे नाम लिखने नहीं होंगे, हमको केवल प्रीलिम्स में टिक करना होगा। और उसके लिए हम पूरा नाम लर्न करें वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए। तो इनके नाम बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन। ठीक है, तो जिसको ना लर्न हो वो 4 बार बोल लो, बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन। अगली बार जब रिवाइज करना तो इसी सीक्वेंस में करना कि पहले बारवेल आए, फिर फ्रांसिस आए, फिर क्लेवरिंग आए, फिर मॉनसन आए। ये नहीं कि हम एकदम से मॉनसन बोलने लगे फिर हम क्लेवरिंग बोलने लगे, तो रैंडमली जब चीज़ों को याद करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, 2-3 प्रोविजंस जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, सबको याद है कि गवर्नर जनरल बन गए थे बंगाल के।
कौन बने थे एक बार ज़रा बता दो सब लोग, कौन बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से सबको आता होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे, और जो वो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, फिर हमको लगता है कि 1935 में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उस एक्ट में क्या था। उसके बाद बना किस वर्ष था? 1774 में। और यहाँ पर इसके जो 3 मेंबर्स थे वो कोई एक बार बताएगा सुप्रीम कोर्ट में, जो इनको जजेस जिन्होंने इनके साथ थे, एलिजा एम्पे के साथ? आकाश शर्मा बताएंगे आप? HCL, गुड। HCL ही याद है मैम। सॉरी मैम, नो आइडिया। ओके, एक बार आप लोग हाथ उठाते हैं तो प्लीज़ जिसको पता है वही हाथ उठाए, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से पूछूँ। चलो ऋत्विका बता दो कौन कौन था? मैम हाइट, चैम्बर्स और लैमिस्टर्स। ठीक है, HCL हो गए, ठीक है। हाइट, चैम्बरलिन और लैमिस्टर। चल, उसके बाद 1781 का एक्ट आता है जो थोड़ा बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब 1781 का एक्ट जल्दी से कौन बता देगा? हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 1781 सब समझते होंगे। हाथ उठाते रहो जिसको आंसर पता है, तो मुझे एटलीस्ट पता रहे। चलो, न्यूवो रे, आप बताइए। बताओगे? चलो अश्विनी बताइए। मैम इसमें क्या था जो तेज बोलो अश्विनी, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ, बेटर। इसमें मैम जो हमारा ये था ना, फिर ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1783 वाला था, सॉरी 1773 वाला था, उसमें जो कमियां थी उनको दूर किया गया था। और इसमें जो था जो कलकत्ता था ना, उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा BUB करके मैं याद किया है। और इस पे भी मतलब लॉ बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक, इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन कौन सा था? इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या थी? वैसे तो अगर हम देखेंगे किसी भी एक्ट को तो उसमें 2-4 प्रोविजन एक्स्ट्रा हमें मिल जाएंगे, लेकिन हमको कौन से प्रोविजन याद करने हैं जो हमारे प्रीलिम्स में हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा एक इम्पॉर्टेंट था अश्विनी? सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड कुछ ऐसा था क्या? मैंने लूसेंट से याद किया, तो लूसेंट में मतलब यही था। मैम आई थिंक मैम पर्सनल लॉज हटा दिए गए थे, लाइक डिफरेंट रिलीजियंस विल बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू देयर लॉज ओनली। एक मिनट रुकिए, क्या मैसेज किया है? ये शिवानी, आई एम ट्राइंग कि रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। तो हो जाना चाहिए वैसे रिकॉर्ड, तो मिल जाएगा। इन केस नहीं हो पाएगा तो फिर आई विल ट्राई कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑडियो क्वेश्चन में कवर हो जाए, ठीक है। चलो, ये आकाश बताइए। मैम आई एम सेइंग कि जो हिंदू थे वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्राई और कन्विक्टेड करे जाएंगे, और लाइक डिफरेंट रिलीजियंस उनके अकॉर्डिंग टू देयर लॉज। अच्छा, ये आई थिंक प्रोविजन आ गया था इसमें। ओके शिवानी, ठीक मैं है। बताऊं? रुक जाओ। अदिति, आप बताएंगी? यस मैम। हाँ, बताओ। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी और गवर्नर जनरल थे, इन लोगों के ऊपर जो अगर कोई इनके द्वारा जो एक्ट किए जाएंगे उस पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं होगा। कुल मिलाकर जो गवर्नर जनरल थे और दूसरे कौन थे? जो जज थे, उनकी काउंसिल, उनके कामों के बीच में बंटवारा कर दिया गया कि तुम लोग का जो ओवरलैप हो रहा है, तो ज्यूरिसडिक्शन सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसका रीज़न ये हो गया। उसके बाद अगला जो एक्ट है अदिति, वो बताओगे वो क्या था जो इम्पोर्टेंट एक्ट है 1784 वाला? मैम पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया और एक्ट है, उसमें इसके क्या प्रोविजन है जल्दी उनके से बताओ। कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया गया था कंपनी के। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कॉमर्शियल फंक्शन देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शंस देखते थे। और इसी को उसी टाइम मतलब इसी को डबल गवर्नमेंट कहते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और उसी टाइम जो ब्रिटिश टेरिटरी थी इंडिया की, उसको ब्रिटिश पोसेशन वेरी गुड बोला गया पहली बार। और मैम गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनके काउंसिल से में 3 मेंबर हो गए, पहले तभी 4 थे, इसमें 3 हो गए। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट में, पी से पिट है, तो ये याद रखना कि इसमें हुआ क्या
पॉलिटिकल और कॉमर्शियल बॉडीज़ अलग अलग हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और पी से पोजेशंस, ठीक है, जो हिंदी वाले हैं वो भी लर्न कर लेंगे। तो पी से पोजेशन शब्द है, तो ब्रिटिश पोजेशन सबसे पहले कब बोला गया था? भारतीय टेरिटरीज को बोला गया था इसी एक्ट से, पिट्स इंडिया एक्ट से, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें कितने सदस्य रह गए थे? 3, राइट। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें पिट्स इंडिया एक्ट के पता होने चाहिए। अगला एक्ट आता है हमारा 1786 का चार्टर एक्ट। 1786 के चार्टर एक्ट में क्या था अजीता, बताओगे? देखो मतलब हाथ उठाया है तो आना चाहिए। ओके, चलो वेदांत बता दो। मैम कॉर्नवालिस को कमिश्नर इन चीफ बना दिया गया था और काउंसिल की पावर्स में जो गवर्नर जनरल का जो डिसीजन था वो बाकी मेंबर्स के ऊपर मतलब ओवर पावरिंग हो गया था। देखो तो कुल मिलाकर चार्टर एक्ट जो 1786 का था वो किसके लिए आया था? किसके लिए मेनली अगर कहा जाए तो वो कॉर्नवालिस को फेवर करने के लिए आया था। क्या क्या 2 चीज़ें थी जो 1786 के एक्ट ने करी? फिर से बता दो वेदांत। मैम कमिश्नर इन चीफ बना दिया था कॉर्नवालिस को, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, सॉरी। ठीक, हाँ। उसके बाद और क्या किया? और जो उसकी पावर थी वो मतलब मेंबर्स के ऊपर ओवर रूलिंग पावर सॉर्ट ऑफ आ गई थी। ओवर रूलिंग पावर हो गई थी, ठीक है, गुड। तो ये हमारे 1786 के 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अभी तक हमने 3-4 जो एक्ट्स किए हैं सब रिकॉल कर पा रहे हो? अगर चाहो तो साथ में जो चीज़ें पॉइंट ना हो तो उनको लिख लेना, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा रिवाइज करते रहेंगे एक ही चीज़ को तो बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी। इसीलिए कहीं पर किसी को कोई चीज़ ना याद आ रही हो तो वो पूछ ले, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका यहाँ पर रहेगा और आप ध्यान से पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको आई एम श्योर लर्न हो जाएगा, ठीक है। अगला जो एक्ट आता है जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है 1793 का एक्ट, यानी कि 1793 का चार्टर एक्ट। इसके भी 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है। चलो अब मैं रैंडमली पूछती हूँ, कौन बताएगा? ऐश्वर्या बताओगे? Yes, ma'am. हाँ, Hello. यस ऐश्वर्या बताओ। Ma'am, according to Charter Act of 1793, more powers were given to Governor General और ट्रेड मोनोपोली कंपनी की for 20 years extend कर दी गई थी। And the most important thing was salaries of member of board of control को इंडियन रेवेन्यू से दिया जाना स्टार्ट कर दिया गया। अच्छा, सबसे पहला क्या पॉइंट था, फिर से बताना। मैम, मोर पावर टू गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल की पावर्स ज़्यादा कर दी गई थी। किससे ज़्यादा कर दी गई थी? किस रिस्पेक्ट में ज़्यादा पावर्स कर दी गई थी? मैम बाकी जो गवर्नर्स थे आई थिंक उनके कंपैरिजन में मोर पावर टू गवर्नर जनरल कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली ट्रेड पे 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। वो तो एक जनरल पॉइंट हो गया, हाँ ठीक है। और सैलरीज ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट में बना था, उसकी मेंबर्स की सैलरी इंडिया के रेवेन्यू से दिया जाना स्टार्ट कर दिया गया था। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था? मैम मुझे बस 3 याद है। ठीक है, चलो बाकी जो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम रिवाइज कर चुके हैं, उनमें उन लोगों को याद है? मालविका याद है आपको? मालविका याद है आपको? चलो दानिश बताइए। यस मैम, इसमें ये हुआ था कि गवर्नर जनरल अब जो रहेंगे वो बॉम्बे और मद्रास को भी कंट्रोल कर लेंगे, जो प्रेसिडेंसी रहेगी। और क्या हुआ था? और इसके पहले कुछ म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस को लीगल स्टेटस भी दिया गया था। और क्या किया गया था? और वही था मैम कि ठीक है, मुझे ये बताओ म्युनिसिपल, एक बार सब लोग बताइएगा, म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस को लीगल स्टेटस कौन से एक्ट में दिया गया था? 1790। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं फिलहाल हम? 17
1793 में 1793 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो नागरिक संस्थाएं थी इनको वैधानिक दर्जा दे दिया गया था, वैधानिक अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, तो अब ये कर क्या सकते थे, इनको दे दिया गया था कि ये पावर दे दी गई थी कि ये स्पेंड कर सकते थे, कलेक्ट कर सकते थे पैसा लोकल रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, इन सबसे संबंधित। तो कुल मिलाकर अगर हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि नागरिक संस्थाओं को वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल स्टेटस कब दिया गया था, तो हमारा क्या पॉइंट होगा, 1793 का एक्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि इसमें जो गवर्नर जनरल था उसको थोड़ी सी ओवरराइडिंग पावर्स दे दी गई थी बाकी जो मेंबर्स थे उनके संबंध में। ठीक है, उसके बाद आता है अगला एक्ट 1813 का एक्ट, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। मैम ठीक एक है? मिस हो गया पॉइंट उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, जो मिस हो गया वो हम ऑडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल ठीक है, फिलहाल 1813 के एक्ट में जो एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वो क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है कि उसमें सबसे पहले शिक्षा के लिए पैसे किस में दिए गए थे, कौन से एक्ट में दिए गए थे, तो वो कौन सा एक्ट होगा, 1813। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, लेकिन ये 1813 के एक्ट से रिलेटेड याद रखना। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ था, क्रिश्चियन मिशनरीज का भी एक पॉइंट आएगा। क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या कर दिया गया था कि भारत में वो अपना प्रचार प्रसार करें, लोगों को और ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में लेकर आएँ, वो भी पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एंड एक पॉइंट जो हम 1813 में मिस कर रही हूँ मैं, वो कौन बताएगा, एक बार हाथ उठाना। 1813 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैम, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर उस पे क्या बोलते हैं, बैन लगा दिया गया था, तो एकाधिकार कर लिया था। एकाधिकार किसने कर लिया था, एकाधिकार समाप्त कर दिया था कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था किसमें, लेकिन नहीं समाप्त किया गया था एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली हो गई। ठीक है, हाँ, किसमें नहीं किया गया था समाप्त, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़, चाय और चीन के साथ व्यापार को, और उसके बाद 1 लाख दिया गया था इंडियन एजुकेशन के लिए। और तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारा, एजुकेशन के लिए दिया गया था, और ईसाई मिशनरियों को अलाउ कर दिया गया था भारत में धर्म प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो 13 से संबंधित 3 पॉइंट्स हमको याद रखने। ठीक है, याद रहेंगे सबको। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन, उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा चाय और चीन के साथ व्यापार। इसके अलावा जो एकाधिकार था वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये हमारे 1813 तक के एक्ट हो गए। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत भाग रही हूँ और आप लोग एकदम कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, कैचअप कर रहे हो? नो मैम, नो मैम। हाँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है जो एकदम से नया आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा ताकि चीज़ें हो जाए। उसके बाद हम आते हैं 1833 का एक्ट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो एक्ट्स वगैरह हैं इनका एनालिसिस आपको मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ग्रुप इज ओनली फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, 1833 के कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है वो कौन बताएगा? देखो, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि वो कुछ मिस आउट कर रहा है तो आपको अपने लिए आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी, आपको खुद बोलना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेजॉरिटी को देखकर शांत नहीं हो जाना है। चलो, कौन बताएगा? हाथ उठा लो। मैम मैं बताऊं? तनु सबसे पूछ लेते हैं, ठीक है, जिसने अभी तक नहीं बताया। जूबी, आप बताओगे? जूबी खान बताएंगे आप? बस जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो एकदम अनम्यूट करने के लिए रेडी रहा करो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। और बॉम्बे और मद्रास की पावर्स को भी कम कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। और क्या हुआ था? नहीं याद है। ठीक है, और कौन बताएगा? चलो तनु अब बताओ, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था? It's almost same. Governor General of Bengal is made as Governor General of India, and that is William Bentinck. कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे और विलियम बेंटिक, ये पॉइंट तो रटाने वाला नहीं है। आई थिंक सब इतने होशियार हैं कि ये सबको पता है।
और बाकी एंड बताओ। चार्टर एक्ट 1833 से ओपन कंपटीशन का के लिए अटेम्प्ट किया गया था, बट 1853 में एग्जैक्ट ओपन कंपटीशन करा गया था। एंड इससे पहले के जितने भी एक्ट्स थे दे वर नोन एज रेगुलेशन, एंड फ्रॉम दिस एक्ट दे विल मतलब एक्ट्स वर नोन एज लॉज। एंड जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज है ईस्ट इंडिया कंपनी की इस एक्ट से वो एंड कर दी थी, एंड इट वाज मेड एज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। अब कोई हिंदी माध्यम का बच्चा बताएगा जो सारे शब्दों को हिंदी में बता दे? बताएगा कोई? हाथ उठाएगा? चलो मैं पूछती हूँ फिर। अश्विनी बताओगे? हाँ जी मैम। हाँ बताओ। मैम इसमें जो है ना, वो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। और इसमें एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि जो दास प्रथा थी ना, उसके विरुद्ध भी कुछ एक लाया गया था एक्ट। वेरी गुड। और अब अश्विनी रुक जाओ एक मिनट। अब मुझे बताओ, दास प्रथा के लिए लाया 1833 में गया था, लेकिन फाइनली दास प्रथा को एंड कब किया गया था? दास प्रथा यानी कि स्लेवरी की बात हो रही है। मैम 1843, 10 साल बाद। वेरी गुड। चलो अब ये 10 साल बाद जो खत्म किया गया था उसमें किसके प्रयास इंपॉर्टेंट थे? आई थिंक मैम मैकाले। एलन बरो मैम। एलन बरो, ठीक है। एलन बरो के प्रयासों से फाइनली लेकर 33 में आए थे, फिर 10 साल लग गए उसको समाप्त करने में, और एलन बरो के इसमें इंपॉर्टेंट प्रयास थे, ठीक है। चलो वापस आ जाओ और बताओ अश्विनी। जी, और मैम इसमें एक और पॉइंट जो मुझे ध्यान आ रहा है, इसमें जो विधि आयोग बना था ना 1834 में, वो मैकाले ने हेड किया था इसको। तो वो इसी के माध्यम से बना था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और क्या हुआ था? और मैम एक तो जनरल पॉइंट है बैटिंग वाला, वो तो बताऊंगा नहीं। हाँ वो मत बताओ, ठीक है। और उसके बाद क्या मद्रास और बॉम्बे से संबंधित कुछ हुआ था? हाँ हाँ। क्या हुआ था? अगर उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो इसका मतलब कुछ पावर्स में भी डिफरेंस आया होगा। तो क्या डिफरेंस आया था पावर्स में? कुछ उनकी कार्यकारी शक्तियाँ, या फिर विधायी शक्तियाँ, या फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स, या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स में कुछ डिफरेंस आया था? मैम शायद शक्तियाँ वापस लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। एक पहले अश्विनी बता ले फिर बताइएगा, ठीक है। हाँ अश्विनी बताओ, क्या बता रहे हो? कौन सी शक्तियों की बात हो रही है? मैम इसमें जो विधायी वाली जो थी, मतलब विधायी वाली थी ना, उनको शायद कम कर दिया गया था, ऐसा कुछ है। विधायी वाली को कम कर दिया गया था, और कार्यकारी उन्हीं के पास थी? नहीं। अच्छा, तो किसके पास? ध्यान नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मनीषा बताओगे क्या? नो मैम, अभी इस वाले का आंसर मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। मंतशा आप बताएंगी? मंतशा बताओगे? ओके पद्मा, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 1833 का एक्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, तो बॉम्बे और मद्रास की पावर्स में कुछ डिफरेंस आया था कि उससे पावर ले ली गई, उसको पावर दे दी गई? तो अगर बंगाल से भारत का उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल, तो कुछ तो चेंज किया गया होगा। क्या चेंज किया गया था? देखो मैं नए लोगों से ज़्यादा पूछूंगी, तो जो पुराने वाले जुड़े हैं थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्योंकि फिर सबको मौका मिलना चाहिए। इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास क्या लिखा? डिप्राइव्ड कर दी गई। मद्रास और बॉम्बे से जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, यानी कि जो कार्यकारी शक्तियां थी, वो ले ली गई, ठीक है। अब उनके पास कौन सी पावर्स रह गई? इसका मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? विधायी शक्तियां। विधायी हुई ना अश्विनी? जी मैम जी। हाँ, विधायी शक्तियों से उनको डिप्राइव कर दिया गया, तो उनके पास कौन सी शक्तियां बची? कार्यकारी बची अब। कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास बची, राइट।
इसके माध्यम से किया क्या गया, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, यानी कि केंद्रीकरण की शुरुआत हम कौन से उससे एक्ट से देखते हैं, मेनली 1833 के एक्ट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने लॉर्ड मैकॉले का भी देख लिया, चेयरमैन बन गए थे लॉ कमीशन के। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, राइट। देन अगला क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया था, किसने बताया था, तनु ने बताया था शायद, कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए पहली बार जो प्रयास हुआ, हालांकि वो असफल रहा, तो वो कौन से एक्ट से किया गया था प्रयास, एक बार सब लोग बोल दो जरा। 1833 से किया गया, लेकिन वो असफल रहा। तो पहला प्रयास लेकिन यही था, भले ही वो असफल रहा, लेकिन पहला प्रयास 1833 का है सिविल सेवा परीक्षा के लिए, राइट। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, कौन बताएगा, प्रीति आप बताओगे। मैम, इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो गवर्नर जनरल काउंसिल के थे उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म की गई, जिसे मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। और इसमें सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कहाँ पर हुई थी पहली बार, कहाँ पर के लिए किया गया, इंडिया के लिए कर दिया गया था क्या। मैम ये मुझे पता नहीं है। लंदन में, ठीक है। अब कोई भी चीज़ वो शुरू कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो नहीं कर देंगे ना, तो लंदन में ही करेंगे। सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत की थी, लेकिन बोले थे होगा एग्जाम लंदन में, ठीक है। फिर और इसमें फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसमें गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता था, 4 प्रोविंसेस से, मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल। अच्छा, यहाँ लोकल गवर्नमेंट में क्या किया गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। ये इनको किस में ऐड किया गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि एग्जीक्यूटिव में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, गुड। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, म्यूट कर लो प्लीज। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दो हमारे दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है 1853 से, ठीक है। और लेजिस्लेटिव में क्या होगा, एक लेजिस्लेटिव जो बॉडी, जो संस्था बनेगी, उसका नाम क्या है, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें शुरू होगा लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर हम 4 सदस्यों को भारत के, जो भारत में रहने वाले लोग थे, लोकल गवर्नमेंट में उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ के वो थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। इसके अलावा सिविल सेवा का जो पहला सफल प्रयास कब होगा, 1853 के एक्ट में, राइट। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके बाद एक जो उनके विधि सदस्य थे वो ऐड हो गए, वो इतना रेलेवेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर आता है 1858 का अधिनियम, यानी कि 1858 का, जो आया था 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो इसमें आएंगे मेजर चेंजेस, ठीक है। ये जो मेजर चेंजेस थे वो कौन बताएगा, आदि लॉजिस्टिक्स बताएंगे आप। चलो, आकर्ष खरे आप बताएंगे। ओके, कोई बात नहीं। आकर्ष आप बताएंगे। जो अगर नहीं बताना है तो जल्दी से बता दिया करो कि हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आकाश बताओ। एक्ट ऑफ 1833 ना, 53 सॉरी 58 सॉरी 58, हाँ 58 बताओ। मतलब ओके मैम, इसमें आई थिंक क्राउन रूल आ गया था, और मैम क्राउन रूल आ गया था, और जो गवर्नर जनरल था दैट वाज एबॉलिश्ड, और वाइसरॉय ने उसकी प्लेस ले ली थी, एंड द फर्स्ट वाइसरॉय वाज द लॉर्ड कैनिंग आई थिंक। यू थिंक, यू नॉट श्योर? एंड फर्स्ट वाइसरॉय मैम इट इज लॉर्ड कैनिंग पक्का श्योर? लॉर्ड कैनिंग पक्का? यस मैम, इट इज 100% श्योर। यस मैम, 100% ही होना चाहिए, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यस गवर्नर जनरल यहाँ से चले गए, वाइसरॉय आ गए, और बना कौन वाइसरॉय? यस कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और क्या हुआ?
एंड मैम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आ गया इसमें एंड ठीक है। यस मैम एंड उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में कितने सदस्य थे, कितने मेंबर्स थे? मैम श्योर नहीं उसका मैं। ठीक है। सत्यम बताइए जरा कितने मेंबर्स थे? 1858 की काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो फॉर्म हुआ था उसमें कितने सदस्य थे? 28। अच्छा, ठीक। मैम 15। 15 थे, ठीक है, 15 मेंबर्स थे, राइट? चल, ओके, ठीक है। और बताओ आकाश, क्या पॉइंट्स थे? एंड मैम अपार्ट फ्रॉम दैट डबल गवर्नमेंट आई थिंक अबॉलिश कर दी गई थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। हाँ, वो अबॉलिश कर दिया गया था 1800। तो हमें थोड़ा सा, जब भी हम कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो, जैसे मुझे ये सबसे ज़्यादा आता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं लर्न हो रही, तो अगर कोई भी चीज़ को दिमाग में एक चित्र बनाकर चलोगे कि 1800 हम केवल 1858 के प्रोविजंस रट रहे हैं, तो हम उसको ज़िंदगी भर रटते रहेंगे। लेकिन हमें दिमाग में होना चाहिए कि हाँ 1857 की क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद आया तो उसमें कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था, ईस्ट इंडिया का जो कंपनी थी वो नाम की थी, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया था कि अब तुम हटो, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो भारत के थे, अब उसके वो क्या हो गए, वाइस